लीजिए, एक बार फिर से आ गई है दिवाली और इस बार दिवाली पर मूड माहौल थोड़ा सा बदला बदला सा है। जिनके पास सोना और चांदी है वो बड़े खुश है, लेकिन उतने खुश भी नहीं, क्योंकि लगता है कि इतना बढ़ गया, थोड़ा और लेना रह गया। और जो कुछ लेकर बैठे हैं वो है इक्विटीज़, और वो पूरे साल भर से बढ़ नहीं रही। लेकिन बिजनेसेस के लिहाज से देखें तो कुछ बिजनेस कर रहे हैं बड़ा कमाल, ज़बरदस्त तेज़ी में है, और कुछ बिजनेस थोड़े से ढीले ढाले मूड माहौल में। ऐसे में बड़ी बात यह कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक और आगे आने वाली कई दिवाली तक किस तरह से रहेगा देश का मूड माहौल, इकोनॉमी कैसी रहेगी, बाज़ार कैसे रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आपके और हमारे पैसे कहाँ और कैसे बनेंगे। आइए, इसी पर मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ दो बेहद ख़ास मेहमानों से, जिसे आप एक तरह से स्टॉक मार्केट के या फिर कैपिटल मार्केट के जय और वीरू भी कह सकते हैं, जो हमेशा आपको साथ साथ नज़र आते हैं। जी हाँ, मुलाकात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के दो फाउंडर से, मोतीलाल ओसवाल साहब और रामदेव अग्रवाल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, मोतीलाल ओसवाल के हज़ारों लाखों कस्टमर्स को, पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली बड़ी मंगलमय और समृद्धि वाली हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपकी और आपकी टीम और आपके सब दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रामदेव सर, वैसे तो हमेशा इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के साथ होती है, आज नहीं होगी। आज ये मोतीलाल सर के साथ होगा, क्योंकि आपके मार्केट ने तो कुछ किया नहीं, साल भर से एक बड़े आराम वाले मूड में है। लेकिन सर, बिजनेसेस उतने बुरे नहीं हैं शायद, भले ही साल भर से बाजार वहीं के वहीं रहे हो, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इकोनॉमी को, बिजनेसेस को? क्या आमतौर पर बिजनेसमैन खुश हैं? देखिए, आमतौर पर बिजनेसमैन काफ़ी यू कैन से मिक्स है, लेकिन मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो देखिए, नए कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं जी। ओके, और ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप एफ को एडजस्ट करेंगे तो ओवरऑल कैश मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा है। IPO मार्केट आपको पता है बूम कर रहा है, भयंकर बूम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। SIP और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है। प्राइवेट इक्विटी में हमने काफ़ी फ़ंड लॉन्च किए ये साल में, 3 फंड, और बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। हमारा जो होम फाइनेंस बिजनेस है वो भी ईयर ऑन ईयर 50% ग्रोथ है। सो ओवरऑल बिजनेस में अगर रिटेल ब्रोकिंग वॉल्यूम का पर देखेंगे तो बाकी बिजनेसेस काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। तो डाइवर्सिफाइड होने का ये फ़ायदा कि एक आध बिजनेस कभी किसी साल कम भी रहे, हाँ जी, लेकिन बाकी सारे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। और रिटेल बिजनेस में भी क्या है, देखिए, जो ब्रोकिंग बिजनेस डाउन है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बिज़नेस अच्छा चल रहा है। प्राइवेट वेल्थ है और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नई नई वेल्थ तो क्रिएट हो ही रही है। और इक्विटी में ओवरऑल पैसा नहीं बना होगा, लेकिन दूसरे इक्विटी में भी, जैसे IPO में पैसा बना है, प्राइवेट इक्विटी में लोगों का पैसा बना है, कुछ अच्छे सेक्टर्स में लोगों का पैसा बहुत बना है। ठीक बात। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए साल इतना ख़राब नहीं जितना दिखता है उसमें। सर, मोतीलाल जी ने तो अपने बिजनेस के बारे में बात की, आप तो हर हफ्ते कई सारे प्रोमोटर्स से मिलते हैं, नए हो चाहे पुराने, चाहे जिनके बिजनेस स्टेब्लिश्ड हैं, बड़ी साइज़ के हैं, या फिर स्टार्टअप्स वाले। आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्या वाकई में कुछ भारत का अंडर करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है बिजनेस को लेकर? बिजनेस के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है कि जैसे इकोनॉमिक मैनेजमेंट होता है, वो कैसे हुआ लास्ट 12 महीने में, तो जो अर्निंग स्लो डाउन था, तो कि अपने को ये देखने का गाड़ी में पेट्रोल कितना है, तो जो वो आता है अर्निंग से। अब वो अर्निंग्स जो है वो स्लो डाउन हो गया इलेक्शन के चलते, पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन किया कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, तो क्रेडिट फ्लो आपने ख़त्म कर दिया, 18% से 9-10% कर दिए, तो एकदम से आप करोगे तो बैंक्स भी सूखे हो गए, एंड देयर लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स एंड ऑल। सो वो जो कभी भी मैं देखा हूँ कि इकोनॉमी में बैंकिंग लीड्स द वे। अच्छा। क्योंकि बैंकिंग इज द बैंकर टू द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी। तो banks are not doing well for some reason, whether it is for the bad assets or credit growth or whatever. Generally market थोड़ा slow down हो जाता है, मतलब the whole economy is not doing well kind of thing. It's a good proxy to the how well the economy is doing. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा 12 महीने तो मतलब जो टाइटनिंग था उसको ईजिंग के अब जो ईजिंग के जो एक सिग्नल मिल रहा है कि भाई RBI से, SEBI से पूरा जो सिग्नल मिल रहा है, उसका इफेक्ट आपको अगले 4-6 महीने में, और मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर यू विल स्टार्ट सीइंग। सो मुझे लगता है जो अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 10-12 महीने में बहुत धीमे होगा, 6-7%, 8% हो गया, तो उसमें बाजार चलने का, बाजार भी मेरे ख्याल 2-3% ऊपर है, इतना नीचे नहीं भी नहीं है। तो वही इट इज़ ट्रैकिंग द अर्निंग्स।
यू नो। तो अर्निंग्स में जो एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 12-15% अर्निंग्स हो, तब जाके ये 22-23 का पी मल्टीपल मेंटेन हो। तो वो जो माहौल है लास्ट ईयर का, मेरे ख्याल से पूरा कंसल्टेशन था, कट इन जीएसटी, कट इन टैक्स रेट, क्रेडिट फ्लो, लिक्विडिटी, सब तरीके से मुझे लग रहा है सरकार चाहती है कि भाई अब इकोनॉमी का गाड़ी आगे बढ़े, कंजम्पशन बूस्ट मिले। सो मुझे लगता है उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन इफेक्ट आने में भी एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो लगेगा फुल फ्लो आने में। हाँ, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर तो थोड़ा टाइम पास ही करना है, वित्त वर्ष 2026-27 जो होगा मुझे लगता है दिसंबर तक काफ़ी आपको ये मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, क्योंकि देखिए जीएसटी कट अभी हुआ है, तो 2 तारीख से 22 तारीख तक तो कन्फ्यूजन में निकल गया पूरा। उसके कारण सितंबर तो पूरा चौपट, सेकंड क्वार्टर तो ख़राब हो गया। अब जो अक्टूबर से चालू हुआ है, तो मेरी जो बातचीत हो रही है उससे लग रहा है कि ट्रैक्शन इज़ वेरी गुड। अक्टूबर स्टार्टेड आउट वेरी वेल। व्हीकल डिमांड, ये तो आपको 1 नवंबर को आपको सबको व्हीकल का पता चल जाएगा, हाउ वेल द ऑटोमोटिव इज़ डूइंग, हाउ वेल द जनरली कंपनीज आर डूइंग। तो मेरे लगता है दिसंबर तक वेट करना चाहिए कि भाई कितना इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि इतना बड़ा चेंज पहली बार हुआ है सब तरफ से जी। चाहे क्रेडिट हो, चाहे फिस्कल हो, चाहे मॉनेटरी हो, टैक्सेशन हो, हर तरीके से सरकार ने किया है। अब उसका पूरा इफेक्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर में आएगा, तो तब तक वेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारा भी, हम थोड़ा तेज़ी वाले हैं तो हमको थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लगता है हर चीज़। तो एवरीबडी इज़ नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक एज मच एज आई एम। तो वो चीज़ अपने देखना पड़ेगा दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में कि भाई कैसा मूड बन रहा है, उसके पहले बाजार चल जाएगा। देखिए दिसंबर तक यदि मान लो मेरा व्हीकल सेल्स 20% 30% ऊपर है, तो थोड़े ना बाजार वेट करेगा दिसंबर का। सो मेरे को लगता है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वार्टर। ठीक बात सर। देश का शायद ही कोई ऐसा पिन कोड होगा या कोई ऐसा ज़िला होगा जहाँ पर आपके कस्टमर्स ना हो। देश भर में, पूरी दुनिया भर में आप फैले हुए हैं। क्या सेंस मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ है मार्केट में, पैसे भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से अच्छे आ रहे हैं। आपको क्या सेंस मिल रहा है, कमिटेड है लोकल इन्वेस्टर्स और बने रहेंगे, डटे रहेंगे? नहीं, देखिए इंटरेस्ट बहुत है। आप डेली वॉल्यूम भी देखिए ना, ऐसा एफ को आप एडजस्ट करके डेली वॉल्यूम भयंकर है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप देखिए हर महीने कितने ऐड हो रहे हैं। सो मोमेंटम बना हुआ आपका। SIP का आप फ्लो देख लीजिए। सो लोगों को देखिए, शेयर बाज़ार में सबको पता है कि भाई एटलीस्ट 5 साल में 1 या 2 साल बहुत अच्छे रहेंगे, 1 साल एवरेज रहेगा, 1 साल ख़राब रहेगा। तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई माहौल ख़राब है। बिकॉज यहाँ नहीं तो देखिए IPO के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, म्यूचुअल फंड के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेक्टर्स में जैसे बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है। नई नई एसेट क्लासेस, नए नए प्रोडक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं। जैसे हमारे इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका भी वहाँ पैसा बन रहा है। रियल एस्टेट में भी लोगों ने कुछ इन्वेस्ट किया है। तो एसेट क्लासेस, अक्रॉस एसेट क्लासेस, ओवरऑल पोर्टफोलियो में पैसा इतना नहीं बना। ऑफकोर्स इक्विटी सबसे बड़ा एसेट क्लास है, बट लेकिन ओवरऑल ठीक है, बिलो एवरेज साल था, लेकिन एक्साइटमेंट तो लोगों को है कि भाई ये। और बाजार में एक देखा हूँ मैंने, जिस साल बहुत बड़ा रिटर्न आता है नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम हो जाता है, और जिस साल ख़राब रिजल्ट आपका रिटर्न आता है नेक्स्ट ईयर 1-2 साल अच्छे रहते हैं। तो होप पे तो पूरी दुनिया जिंदा है। तो इस हिसाब से तो अगली दिवाली और उसके आधे वाली दिवाली बेहतर ही होने वाली है। ऐसा लगता है हमको। लास्ट ईयर भी यही लग रहा था कि अगला साल अच्छा ही रहेगा, लेकिन देखिए बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना हर साल में क्या होगा। बट मुद्दे की बात है आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये दिवाली वगैरह की आपके जो पूरे फेस्टिवल सीजन का डिमांड भयंकर आएगा। टैक्स रेट, आपका GST रेट कट, आपका इंटरेस्ट रेट कट, ये दोनों बहुत बड़े मूव है मुझे लगता है। और अगर ये US और ट्रेड टैरिफ का इशू काफ़ी रिजॉल्व अभी दिख रहा है, अब ट्रम्प साहब भी थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं, स्टेटमेंट से लग रहा है बिल्कुल, और कोशिश काफ़ी ग्राउंड लेवल पे हो रही है। तो अगर हो गया ना, तो मुझे लगता है एक बार अच्छा एटलीस्ट बूस्ट मिल जाए। तो सर ये दिवाली पैसा लगाने का एकदम सही समय है, भले ही चले पिछले 1 साल में ना बनाओ, लेकिन अगले साल 2-3 साल में तो बनना ही है। देखिए आप यदि 1-8 साल के लिए आ रहे हो कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक ही पैसा कमाना है, तो शायद पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पेकुलेटिव आता है मानो कि भाई अपन बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन क्या ये इन्वेस्टिंग है, आप तब तक बैठ रहे हो जब तक पैसा नहीं आता है। मेरे को इतना मालूम पैसा जरूर आएगा। इस साल नहीं आएगा, मतलब इस साल मतलब अगला दिवाली तक भी नहीं आता है, तो समझ लो आपको क्यूमुलेटिव, मतलब वो क्यूमुलेट हो रहा है जो ब्लास्ट होना है वो। तो यदि इस साल अगले साल में नहीं आया तो और जोर से आएगा। मतलब वो 15% का जो कंपाउंडिंग है ना, वो आपका मतलब मिलेगा। पहले बहुत ज़्यादा ले लिया है। जो देखिए आपका जो कोविड के टाइम में हुआ था, गिर के हो गया 8,000 वाला 25,000 है, राइट। सो 3 गुना हो गया 5 साल में। ओके, तो ये तो जाती है, ये 25% है। तो मैं आपको पहले ही बोलता था 15% से ऊपर का जो है सब चोरी का माल है। तो वही जो है चोरी का माल सेट हो रहा है अभी। अब जो है अभी जो है
अभी लास्ट 5 ईयर्स लें इस डेट से, सो इट अबाउट 110-112% अप, मतलब जस्ट अबाउट बराबर हो रहा है, 15-16 16.5% है, अभी 1-1.5% एक्सेस है अभी भी मेरे हिसाब से। अब इतना तो कैलिब्रेट नहीं करता मार्केट, तो मुझे लगता है कि मे भी शायद एक आध महीने में दिसंबर तक वो भाव हो जाए, मतलब डबल हो जाए, मतलब 15% हो जाए, देन यू आर रेडी फॉर अनदर टेक ऑफ। अब वो टेक ऑफ जो है वो 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 24 महीने होगा। यू नीड अनलिमिटेड पेशेंस, संत स्वभाव होना जरूरी है बाजार में। इन्वेस्ट करो और बैठे रहो, वो आएगा, दिन आएगा, और इतना जोर से आता है ना कि आपको 15% दे के जाएगा। ठीक बात है, ये भी जरूरी है सर। लेकिन एक डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन साहब का कि तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। वो हम तो पैसे इक्विटी मार्केट में ढूंढ रहे थे, सारे सोने चांदी में बन गए थे। अरे, बहुत आश्चर्य हो गया अनिल, तो पेस एट विच इट इज हैपनिंग, कल भी 4% बढ़ा, मतलब $150 पर डे, मतलब इट्स क्रेज, मतलब समथिंग इज, आई थिंक इट इज अ डी-डॉलराइजेशन। समझ ही नहीं आ रहा सर, खुशी मनाए या दुखी हो? नहीं, आपको तो खुशी होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ तो नेट बायर हैं सबके सब, दिन रात सोना खरीदते हैं, 800-900 टन पर महीने बिकता है इंडिया में फ्रेश गोल्ड। तो जिनके पास है वो तो मतलब $2-4 ट्रिलियन का यहाँ तो डबल ही हो गया, मतलब जितना बड़ा वेल्थ इफेक्ट गोल्ड के थ्रू आने वाला है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन गोल्ड को कोई आदमी खर्चा नहीं करना चाहता, राइट, बेचना नहीं मेरे पास नहीं, मतलब आपके पास 20-25 तोला 50 तोला सोना होगा घर में, उसका बोले बहुत डबल हो गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो म्यूचुअल फंड का दाम यदि मान लो आपके पास है 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, या थोड़ा चलो प्रॉफिट बुक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेट्स गो फॉर यूरोप ट्रेवल, लेट्स गो फॉर सम अदर हॉलीडेज, यू स्पेंड आउट ऑफ दैट। सो वेल्थ इफेक्ट, सी व्हेन द व्हाई द वेल्थ इज बीइंग मेड, व्हेन द वेल्थ इज बीइंग स्पेंट by people in marriages, in travel, in consumption, तब जाके इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट गोल्ड सिल्वर में उतना अंतर नहीं पड़ता है। पीपल फील वेल, बट आई डोंट थिंक एनीबडी काउंट्स इट एज अ वेल्थ कि भाई मेरा भाव बढ़ गया करके, या घर का दाम बढ़ गया तो उसका कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपके फिनेंशियल एसेट्स के दाम बढ़ते हैं, दे आर ट्रेडेबल ऑन अ डेली बेसिस, तो देर इज़ अ ऐसा अनुमान है कि 4 से 5% ऑफ मार्केट कैप गेन इज बीइंग स्पेंट। तो यदि मान लो 100 लाख करोड़ का आपका मार्केट कैप बदला, यदि आपका बाजार मान लो 15% से बढ़ा, तो आपका समझ लीजिए अभी 475 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो 15% बढ़ेगा तो कम से कम आपको समझ लीजिए 60-70 लाख, 50 से 75 लाख करोड़, उसका 4%, तो 2 से 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़, दैट इज़ ऑलमोस्ट अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उतना एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है इकोनॉमी में। ठीक बात। अब लेकिन ये उसी कारण से क्या देखिए, आपका जो रियल एस्टेट वगैरह जो एकदम डम्प्स में थे, आपका देखिए 5 स्टार होटल्स, बाजार फ्लैट है, लेकिन देखिए कितना मतलब गर्मी है वहाँ पर। सो ये जो वेल्थ इफेक्ट है, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये और आप देखिए जो रिटेल आया है, उसी कारण से क्या हुआ है, आपका फॉरेनर्स ने कितना बेचा, लाखों करोड़ में बेचा है, फिर भी देयर इज अ वॉल ऑफ मनी विच इज़ वेटिंग, एंड दैट्स व्हाई द इकोनॉमी इज लुकिंग टू बी वेरी रोबस्ट। इट इज़ रोबस्ट बिकॉज ऑफ द वेल्थ इफेक्ट। तो सर आपके इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं, कह रहे हैं कि है वैसे तो है लेकिन और लेना था, मतलब गोल्ड तो निकल गया ना भाई, सस्ते दाम थोड़ी मिलेगा। गोल्ड में एक ही दिक्कत है कि पता नहीं चलता खुश हो या दुखी हो, भाव बढ़ रहा है थोड़ी खुशी होती है, लेकिन लगता है कि और लेना रह गया। तो नहीं, वो तो स्टॉक में भी ऐसे रहता है, ये तो ह्यूमन बींग्स का नेचर है भाई, एटलीस्ट कह रहे यार पीछे देख के सब लगता है कि ऐसा कर सकते थे। लेकिन क्या है, गोल्ड सिल्वर में ऐसा कोई फंडामेंटल मतलब इट्स ओनली डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा कोई आप जैसे कंपनी की बैलेंस शीट को आप इवेल्यूट कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर को आप कर नहीं सकते। और ये इंटरनेशनल ट्रेंड्स ऐसे है, कब किसी को पता नहीं, जियोपॉलिटिकल इशूज इससे रिजॉल्व, मतलब ऐसे प्रॉब्लम है ना, वो किसी को पता नहीं। राइट। सो मतलब हम तो ये एडवाइस करते हैं कि भाई नॉट मोर देन 5 से 10% आप गोल्ड सिल्वर में डालो, उससे ज़्यादा तो बाकी का तो आपका पैसा आपको फाइनेंशियल दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप हमेशा नई एक और जहाँ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो है उनमें आपकी बड़ी गहरी पकड़ है, लेकिन साथ साथ में जब भी कुछ नया बदलने वाला हो इकोनॉमी में, कुछ नई थीम्स आ रही हो, नई चीज़ें आ रही हो, आप हमेशा उस पर बड़ा फोकस करते हैं। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियाँ किस तरह से बदल रही है देश में, बिजनेस करने का तरीका, हमारे जीने का तरीका, क्या कुछ ऐसी नई थीम्स आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी हो सकती है? ये आप थीम बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर ही नोबेल प्राइज़ मिला इस बार। राइट। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही मिला है। यस। जो हम वैल्यू माइग्रेशन बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग कि भाई पुराना जब सिस्टम जाता है, नया सिस्टम आता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ वेल्थ, सो इट्स वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। तो जैसे हम अभी नया बात करें, सब इंटरनेट बेस्ड जितने बिजनेस आ रहे हैं, सिर्फ बिजनेसेस नए नहीं हैं,
लेकिन बिजनेस करने का तरीका अलग है। जैसी तरीका बदलता है तो पुराने वाले अपने पुराने स्टाइल से बैठे रहते हैं और नए वाले जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए जैसे अभी हमारे ब्रोकिंग में आई है, जीरोदा है, मतलब 8-10 साल पहले आए वो और आज के दिन में मतलब एकदम शहंशाह बन गए। 20% 22% मार्केट शेयर है। नाउ ग्रो इवन यंगर, आई थिंक दैट इज ओनली 5-7 years ओल्ड और 10 years ओल्ड। Right. वो लोग मतलब दे हैव बिकम वेरी बिग। आई थिंक उनका IPO आने वाला है $8-10 बिलियन का। Right. सो ये जो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, मतलब ये ना तो ग्रोथ था और ऐसा नहीं कि हम लोग को ख़त्म कर दिया, लेकिन क्लियरली जो मार्केट शेयर था वो पूरा पूरा उनकी तरफ चला गया। मतलब 60-70% ऑफ द मार्केट शेयर इज टेकन बाय द पीपल हु आर नॉट देयर 10-12 years बैक। सो ये जो है, लेकिन उससे मार्केट बहुत एक्सपांड हुआ है, हमको तकलीफ नहीं हुआ है, लेकिन बाजार बहुत बढ़ गया है। सो ये जो है मतलब जो डिजिटल बदलाव आ रहा है कन्वेंशनल बिजनेस में, वहीं पर जो नया बिजनेस जैसे पॉलिसी बाजार है, इट्स अ वे ऑफ डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस। सो वहाँ पर देखिए कितना एक्सपेक्टेशन है। सी बेसिकली मार्केट इज ड्रिवन बाय द करंट अर्निंग्स एंड द ग्रोथ एक्सपेक्टेड। नाउ ग्रोथ एक्सपेक्टेड इज हैपनिंग विद द डिजिटल कंपनीज। आप रिटेल में चले आइए, आपके जो जैसे पहले आप था कॉर्नर स्टोर, ग्रोसरी स्टोर था, अपने ग्रोसर्स जो थे, उसके बाद आया मॉडर्न रिटेल, डी मार्ट एंड बाकी ट्रेंड ये सब आए। Right. अब जो है क्विक कॉमर्स आ गया, आपको फटाफट 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी जो चाहिए आपको सब मिलता है। तो ये तो नया बदलाव है ना। राइट। अब इससे क्या होगा कि देखिए ग्रोसरी का जो कंजम्पशन तो वो तो है, लेकिन कई कंजम्पशन आप देखना जो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस, ये रात को 12 बजे आपको मैगी नूडल कहाँ से मिलेगा, तो ला के देते हैं वो लोग आपको। सो दैट फॉरगॉन कंजम्पशन विल ऑल्सो कम, सो कंजम्पशन इटसेल्फ विल एक्सपांड। एक तो शिफ्ट होगा फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम, एंड सेकेंड देयर विल बी लॉट मोर कंजम्पशन बिकॉज ऑफ एक्सेस। सो जो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग टू द न्यू कैटेगरीज, the convenience of delivery, convenience of time at which they can deliver, they can work 24/7, you know. But conventional stores बेचारे 7 बजे खुलते हैं, 10 बजे खुलते हैं, and रात को 8, 9, 10 बजे बंद हो जाते हैं. So I think new business models are very important, and worldwide there are a lot of innovation thanks to technology. So हर business जो है ना is powered by technology. तो कई बार तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई कहाँ पर बहुत बड़ा धमाल हो गया, कि जैसे बैंकिंग है, पूरा कैपिटल मार्केट्स, एंटायर फाइनेंशियल वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ डेटा. तो पूरा का पूरा इट इज इम्पैक्टेड ह्यूजली बाय डिजिटल. सो देयर विल बी बिग विन एंड देयर विल बी बिग लॉस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ हुम यू आर सिटिंग इन इन्वेस्टमेंट, यू नो. सो एज एन इंडिविजुअल स्टॉक पिकर ये बहुत जरूरी है कि भाई यू आर ऑलवेज ट्रैकिंग द विनर्स एंड यू आर अहेड ऑफ द कर्व. भाई सब जीत गया उसके बाद जाके फायदा नहीं है, तो आप पहले से पकड़ना पड़ेगा. यानी इंटरनेट से डिस्ट्रप्शन बहुत होगा. अगर आप सही साइड पे हैं तो वेल्थ बन जाएगी, नहीं तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर. कुछ सवाल मैं थोड़ा आप दोनों के बारे में एक दूसरे से पूछूंगा. सर अगर ये बिजनेस नहीं करते, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो आप दोनों क्या करते? मेरे पास तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो या सीए का प्रैक्टिस कर लो. और तीसरा ऑप्शन ये था, चलो ये चल गया अच्छा है, नहीं चला होता तो शायद वहीं जाते वापस, उसमें से 2 में से एक देखते. मोस्टली सीए प्रैक्टिस ही करते. रामदेव सर? मैं तो शेयर में मरता. मतलब डायरेक्टली एनालिस्ट हो, ब्रोकर हो, क्लर्क हो, फंड मैनेजर हो, आई वुड हैव बीन इन स्टॉक. करते यही? करता तो मैं यही था. नहीं तो पहले तो डिफिकल्टी था सीए बनने का. हाँ. सीए बनने की बात पूछ रहे हैं आप, समझे ना. उसके पहले तो भाई सीए बन जाओ तो बड़ी बात है. बट एज अ कैरियर एम्बिशन, कैरियर चॉइस, आई वाज वेरी क्लियर. तो आप कितना 1987 में स्टार्ट किया. तो एक सबसे बढ़िया बात आपको मोतीलाल सर के बारे में लगती है? सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? अरे भैया पूरा दुकान चलता है उसी कारण से. यू नो, सो परफेक्ट नाम है कंपनी का. अच्छा सर, आपको भी इसी बात का जवाब देना है? नहीं, रामदेव का जो पैशन है, एक मतलब 24/7 मार्केट. और एक जो रीडिंग हैबिट्स है ना, मैं डेफिनेटली बिल्कुल पढ़ता नहीं था. मैं रीडिंग हैबिट रामदेव से सीखा हूँ, और अभी काफ़ी समय लगाता हूँ पढ़ने में. तो ये 2 चीज़ें आई थिंक डेफिनेटली मैंने सीखी रामदेव से, कि भाई जो भी करो एकदम पैशन से करो, और दूसरा कीप लर्निंग समथिंग. और एक चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि रामदेव सर अपने आप में बदले, बहुत मुश्किल काम है. कोशिश किया मैंने और सुनीता ने, दोनों ने कोशिश किया कि रामदेव थोड़ा पंक्चुअल हो जाओ. लेकिन सर तो पंक्चुअल रामदेव का 11 मतलब 11:10 होता है.
मेरा 11 मतलब 9:55 होता है, 10:55 होता है। सर आप क्या बदलवाना चाहेंगे? नो इज़ परफेक्ट। अच्छा, हाँ ही इज़ परफेक्ट इन द सेंस दैट भाई देखो मतलब क्या बोलो मतलब लाइक आई डोंट, मेरे को हर आदमी परफेक्ट दिखता है समझे ना, मोतीलाल जी नहीं सभी लोग परफेक्ट दिखते हैं मेरे को, हर आदमी अपने अपने स्टाइल से है, अपने कोई मतलब यानी और मुझे कोई परफेक्ट नहीं दिखता है। अच्छा। देखिए अच्छा, आप 40 साल पुराने, यहाँ से 40 साल पहले यंग रामदेव अग्रवाल को क्या एडवाइस देंगे? यंग एडवाइस देंगे? हाँ, एक एडवाइस दे दीजिए, जो 1987 में 89-90 में जो रामदेव अग्रवाल थे उनको एक एडवाइस आपको दे दी। नहीं, एक तो मैंने बताया कि टाइम, एक चीज़ क्या है देखिए, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन का अपने मेरे ज़िम्मे में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है। सो मुझे लगता है कि अगर पंक्चुअल रहते तो शायद कुछ और अच्छा हो जाता। या सर आपको भी एडवाइस देनी मोतीलाल सर पे? मोतीलाल जी क्या एडवाइस हो गए कुछ तो अरे क्या समय निकल गया। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। क्या बात द स्ट्रगल बिटवीन 87 एंड 1990 और 91 रियल कहानी से चालू हुई जब हर्षा मेहता को बुल रन हुआ 91-92। ये 2 साल में जो है ना पूरा कायाकल्प हो गया। अरे कार नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आ गया। एंड वी गॉट एस्टैब्लिश। मैं बोला अब अपने को भगा नहीं सकता यहाँ से कभी। 5-10 करोड़ रुपये जेब में, पहली बार करोड़ रुपये चेक पे साइन किए, तो वो सब होने के बाद तो क्या है, वी हैड अ फैंटास्टिक जर्नी एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल में। एंड यू सी इफ यू आई वाज सीइंग, हम कोई कल डेटा रन कर रहे थे 2008 से 2025 1 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन, विच आर द कंपनीज इन कैपिटल मार्केट दे हैव डन वेल। 28 कंपनी थी 2008 में लिस्टेड, 28, मतलब ऐसा नंबर ऑफ लिस्टिंग की कमी थी। 28 में से मोतीलाल ओसवाल भी एक था। ओके, नाउ द ऑल 28 कंपनी का 45,000 करोड़ का मार्केट है। नहीं सॉरी 65,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें 58,000 करोड़ खाली मोतीलाल ओसवाल का है। तो 27 कंपनी वहीं रह गए और वेरी मार्जिनली ग्रोन। तो बाकी जितना हुआ कैपिटल मार्केट में वो सब नई कंपनी से हुआ है। सो वी हैड फैंटास्टिक जर्नी इन बिटवीन। अच्छा, चालू कहाँ से किया आप चालू किए जीरो कैपिटल से। राइट, जीरो कैपिटल, नो इंट्रोडक्शन ऑल्सो। ऐसा कोई नहीं 150 क्लाइंट भी आया हमारे पास, कुछ भी नहीं था। लीप ऑफ फेथ। इनके बड़े भाई साहब जो अहमदाबाद में, उनका वही एक परमानेंट क्लाइंट थे हमारे, भगवान थे समय ना। तो उनका वो बहुत बड़ा सोर्स था। बाकी जोड़ भाग तो हम कर लेते दोनों मिलके, बट हैविंग अ क्लाइंट, रिलायबल लार्ज क्लाइंट वाज द मतलब लाइक इट्स अ गॉड स्टेटस फॉर मी। सो ये जो स्टार्टिंग था, उसके बाद अब देखिए कुछ ना कुछ तो होता है। सो व्हेन आई रिकाउंट लुक बैक, देयर इज नथिंग टू रिग्रेट। गॉड हैज़ गिवन मच मोर देन व्हाट वी एवर थॉट विल डू। सर इतनी लंबी पार्टनरशिप चलना 35-40 साल कोई बहुत मतलब छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। आपको क्या लगता है, क्या खास सबसे वजह आपको लगती है कि इस वजह से हमारी पार्टनरशिप चल रही है और चलती रहेगी? जी, जब स्टार्ट हुई थी पार्टनरशिप तो डेफिनेटली हम लोग का अलग स्किल सेट था कि भाई रामदेव मार्केट के बारे में नॉलेज था, रिसर्च करता था। मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट मेरे ब्रदर का सपोर्ट है, हम लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं और बिज़नेस मतलब नौकरी कभी किया नहीं फैमिली में किसी ने। सो हमारी मतलब एक एंटरप्रेन्योरल जील थी और थोड़े बहुत फैमिली के काइंड ऑफ आई थिंक रिलेशनशिप थे स्टॉक मार्केट में, और तो दोनों चीज़ अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। और उसके बाद तो आई थिंक देखिए कोई भी पार्टनरशिप में, वेदर बिजनेस में हो या पर्सनल फ्रेंडशिप हो, इवन हस्बैंड वाइफ में हो, आई थिंक यू नीड टू हैव कंप्लीट ट्रस्ट, फुल फेथ, राइट, अनक्वेश्चनेबल फेथ, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक बात। So that is सर what- आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह इस पार्टनरशिप के इतने लंबे चलने की? मतलब यार देखो, एक तो वी आर सक्सेसफुल, समझे ना। कई बार लड़ाई होती है कि व्हेन थिंग्स डोंट वर्क, देयर इज नॉट इनफ ऑन द टेबल ओनली। राइट, फिर देन यू कैन कीप फाइंडिंग कि यार तूने ये गलती किया, तूने ये गलती किया, तो वो धीरे तनाई में फिर सब खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। बट वी नेवर हैड अ प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू, डे वन, अच्छा, थैंक्स टू जबरी भाई। अपने को 1,500 रुपये 2,000 रुपये का ब्रोकरेज तब भी आता था, और फिर उसके बाद तो वी हैव सीन ओनली वन वे, एक्चुअली वी हैव सीन ओनली वन वे। सो इन नेक्स्ट 5-6 years वी हैड सो मच ऑन द टेबल। यार आप समझो, आप 2 हॉस्टल के लड़के, राजस्थानी हॉस्टल के, उनके हाथ में 10 करोड़ रुपये आ जाए 92 में, जिसका कीमत अभी आज के 100-200 करोड़, मतलब गदगद हो गए हम लोग। तो वहाँ पर लड़ाई करने कोई जगह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। और अब तो हज़ारों करोड़ हो गए, अब तो क्या लड़ाई करोगे। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट वी नेवर हैड एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन who should get what or who
who should be blamed for what? Because there's nothing to blame. जरूरत ही नहीं। There was always enough on the table. लेकिन एक चीज़ जो सर पैसे बहुत लोगों ने कमाए, आपसे कहीं ज़्यादा भी कमाए हैं और नाम भी आपने भी बहुत कमाए हैं, लेकिन ये गिविंग बैक टू सोसाइटी है, वापस जो देने का वो मन है, उसमें भी आपने दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड बनाया है। ये जो चैरिटी करने का या सोशल काम के लिए पैसा डोनेट करने का, कैसे आप इसको कैसे देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ लाइफ और एज अ पार्ट ऑफ आप दोनों की जर्नी के हिस्से को कैसे देखते हैं? नहीं, अभी देखिए एज के साथ डेफिनेटली अपनी थॉट प्रोसेस भी चेंज होती है और आप लोग देखते हो कि भी ग्लोबली इंडिया में कम एग्जांपल है लेकिन कुछ एग्जांपल है, लेकिन ग्लोबली जो एग्जांपल देखते हैं कि यार इन्होंने अपनी वेल्थ का 90% दे दिया, बड़ा हिस्सा दे दिया, 50% दे दिया, तो आपको भी लगता है अल्टीमेटली जब आप एज ए जर्नलिज्म वैसे भी कीप रिफ्लेक्टिंग कि भाई एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में क्या है, जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं से एक इंस्पिरेशन आया लोगों को देख के भी और अपने जीवन से भी कि भाई एटलीस्ट इतना भगवान ने दिया, अपनी ज़रूरतें कितनी हैं, ओके तो कैसे वापस कुछ तो, और समाज से हमको भी कोई बहुत कुछ मिला है, किसी ने हॉस्टल में हम लोग रहे हैं, कोई कॉलेज में रहे हैं, तो लोगों ने किसी ने बनाई इंस्टीट्यूशंस, तो भाई जब हमको फ़ायदा हुआ है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जैसे राजस्थान विद्यार्थी जहाँ हम लोग पढ़े हैं तो हॉस्टल और कॉलेज धर्मशाला लोगों ने बहुत बनाई, मंदिर बहुत बनाए, तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हम भी वापस करें, तो उसी से एक इंस्पिरेशन आया कि चलो एटलीस्ट अभी कुछ बड़ा काम किया जाए। और बड़ा तो क्या है, एटलीस्ट बस आप मतलब हमारे पास करीब 70% स्टेक है, उसमें से 10% ही दिया अभी, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, 15% स्टेक ही गया है अभी तक, तो बहुत कुछ हो सकता है और कुछ ज़्यादा हो सकता है, कमिटमेंट हुआ है, कमिटमेंट है। तो अभी काफ़ी उसमें काम हो रहा है, काफ़ी बहुत काम हो रहा है उसमें, इनफैक्ट बहुत समय उसमें भी जाता है। एंड वी रियली हम लोग को लगता है कि हम कैसे करोड़ों लोगों को ज़्यादा उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें, जैसे यहाँ भी करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट किया बिजनेस में, लेकिन ऐसे ही कैसे एक लोगों को पर्सनली इम्पैक्ट करे, मुझे लगता है उससे बहुत अभी खुशी मिल रही है। पहले जो पैसा कमाने में बहुत खुशी मिलती थी, अब पैसा कमाने में खुशी नहीं मिल रही, अब पैसा खर्च करने में और रियल अच्छे काम खर्च करने में बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे भी आप दोनों के विचार बिल्कुल 100% मिलते हैं। अरे 110%। नहीं तो कभी ऐसा लगे ना कि आपको लगे यहाँ खर्च करना है, आपको लगे यहाँ खर्च करना है? मोती कैन स्पेंड 10%, आई कैन स्पेंड 10%, सो वी हैव 20%। नहीं, अच्छे आइडिया आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं आइडिया, तो आइडिया आ रहे हैं, बस लोगों सब खर्चे कर रहे हैं, राइट। मुझे रामदेव जी के वहाँ छत्तीसगढ़ में हमने 2 बड़ी इंस्टीट्यूशन के वहाँ काम किए हैं, NIT एंड IIM रायपुर में, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बालोतर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, लॉन्च कर दिया एक्चुअली, तो काफ़ी काम हो रहा है जहाँ अच्छा है। देखिए वेल्थ है, अब उसको कैसे सदुपयोग करें, और हमने तो मतलब रामदेव की इच्छा थी कि इसको 10% को पहले 10 साल में तो खर्च कर दो, उसके बाद और नया देखेंगे, तो 10% इक्विटी को 10 साल में खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट, सो एटलीस्ट उसका भी एक अलग मज़ा ले रहे हैं अभी। आई एम श्योर सर, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग जनरेशन है, आप उन सब के लिए बड़े रोल मॉडल है। बहुत ज़बरदस्त मॉडल है इंडियन मार्केट में। आप कमिट करो, मतलब मेंटली कमिट कर लो, और उसके बाद कीप डूइंग इट एज अ टाइम धीरे। तो हमने जब कमिट किया था तो 12,000 करोड़ कीमत था मोतीलाल ओसवाल का, सो एक्चुअली हमने कमिट किया, समझ लो 1,200 करोड़, आज कीमत हो गया 60,000 करोड़, तो एक्चुअली फिलैंथ्रोपी टू डन इज 6,000 करोड़, और ये तो अभी पहला साल है, अभी 8 साल और बाकी है अभी, तो 8 साल में यदि मान लो 15% से भी चला, तो मतलब इट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंट इज मोर लाइक 8 to 10,000 करोड़। उसमें बहुत सारे, हमारा तो मेनली फोकस है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, जैसे हमने हॉस्टल बनाया है, हम अभी आपको मालूम है जो दूसरा हॉस्टल बन रहा है, जी। जो पहले तो हमने जहाँ रहे वहाँ बनाया है, अभी मरोल में बड़ा 1800 सीटेड हॉस्टल बन रहा है, तो उसका पहला हमने किया है। अच्छा, जो वहाँ के ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि हमने 1 रुपये दिया, उन्होंने 2 रुपये ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया। क्या बात है। हाँ, तो 3-3.5 रुपये काम होगा, मतलब 100 करोड़ हमने दिया है तो 350 करोड़ काम होगा। इसमें मतलब है ना सामाजिक यज्ञ है, तो मतलब आप जितना, अच्छा ये तो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना मतलब है ना हर चीज़ चाहिए, हॉस्टल ही बनाओ तो 10-20 लाख कमरे का हॉस्टल बना डालो तो भी कम है। मतलब है ना जितना करो उतना कम है। आपको खुशी मिलती है क्या? हमने जैसे हॉस्टल में रहे, हम लोग मिले वहीं, तो हम तो लिखवाते हैं हॉस्टल में कि भैया यदि ये इसके लिए हम बना रहे हैं हॉस्टल की, वहाँ पर 2-4 लोग मिलो और नए बिजनेस चालू करो, मोतीलाल ओसवाल से भी आगे बढ़ो। क्या बात, हजारों मोतीलाल ओसवाल चालू करो। आई एम श्योर सर, आप दोनों की कहानी से बहुत लोगों को, बिजनेसमैन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, प्रोफेशनल, हमारे भी दोस्त लोग हैं ना काफ़ी, उनको भी मतलब आइडिया लेते रहते कि आपने कैसे किया। अभी आप देखे होंगे रिसेंटली भी लास्ट वीक में एक अनाउंसमेंट हुआ अपने दोस्त का, तो नाउ लोगों यार 10% इन्होंने किया तो हम लोग भी तो कुछ करें, एंड इंस्पायर होते हैं। एंड इट इज़ अल्टीमेटली हाथ से चेक नहीं लिखना है, बट अल्टीमेटली रियली आई थिंक दिस ए वेल्थ ना,
So, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त इनफैक्ट छोटे छोटे कामों में लोग यार तेरे से सीख के हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मोर पावर टू यू। आई एम श्योर कि आप लोगों को और ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर देखेंगे और इसी तरह से बढ़िया काम करेंगे। आप अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, करोड़ों आपके जो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ढेर सारी वेल्थ बनाएं और इसी तरह से इस वेल्थ को और अच्छे कामों में लगाएं। ये हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दिवाली की एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सर ये दिवाली आपके लिए और भी ज़्यादा मंगलमय और भी ज़्यादा समृद्धिशाली हो। थैंक यू सो मच। दिवाली की आपको शुभकामनाएं और सब व्यूअर को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस फॉर सस्टेन्ड वेल्थ क्रिएशन, नॉट वेल्थ क्रिएशन ओनली फॉर 1 ईयर बट आने वाले कई साल या एंड कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएशन, दोनों हेल्थ एंड वेल्थ दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। दिवाली के इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।